मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल का टाइमिंग है 727 से 323 ईस्वी पूर्व। इसके वस्तु अवशेष। पूर्व मौर्य काल का टाइमिंग है 727 से 323 ईस्वी पूर्व। वस्तु अवशेष मिले हैं गिरिब्रज के ध्वंसा अवशेष राजगिरी विहार से मिला है। फिर लौरिया नंदनगढ़ का शमशान क्षेत्र चंपारण बिहार से मिले। और फिर सप्तपर्णी गुफा राजगिरी बिहार से मिला। सोनभंडार गुफा राजगिरी बिहार से मिला। और एक ही उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से मिला कौशाम्बी का बिहार। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे गिरिब्रज के ध्वंसावशेष जो कि राजगिरी बिहार में है। यह एक राजधानी प्राचीन थी जो साइक्लोपियन वॉल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 12 से 13 फीट ऊंची व 17 फीट मोटी तथा 40 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार थी। इसका उत्खनन सर जॉन मार्शल ने करवाया था। प्राचीन नाम साइक्लोपियन वॉल था और उत्खनन सर जॉन मार्शल ने करवाया था। 12 × 13 × 17 40 मीटर लंबी पत्थर की दीवार। ठीक है, इतना ही था इसमें गिरिब्रज के ध्वंसावशेष में। अब हम पढ़ेंगे लौरिया नंदनगढ़ का शमशान क्षेत्र जो कि है चंपारण बिहार में। यहाँ से उत्खनन में डॉक्टर ब्लैक को एक स्वर्ण पत्र पर अंकित नग्न देवी या पृथ्वी देवी की आकृति प्राप्त है। उत्खनन डॉक्टर ब्लैक ने किया और यहाँ से स्वर्ण पत्र मिला है जिस पर नग्न देवी और पृथ्वी देवी की आकृति अंकित है। इधर से लौरिया नंदन के शमशान क्षेत्र जो कि चंपारण बिहार में है। उसके बाद में फिर से राजगिरी बिहार में सप्तपर्णी गुफा, जैसे कि नाम ही दर्शा रहा है सप्तपर्णी मतलब 7 गुफा। यह 7 गुफा है जिनका निर्माण अजातशत्रु ने कराया था। यह गुफा राजगिरी में वैभवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। राजगिरी के वैभवगिरी पहाड़ी पर है। संभवतः प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसी गुफा में हुआ है। ठीक है, इसमें 7 गुफाएं। ये राजगिरी के वैभवगिरी पहाड़ी पर है। इसका निर्माण अजातशत्रु ने करवाया और यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इधर सप्तपर्णी गुफा में। अब सोनभंडार गुफा राजगिरी बिहार, इसका निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था। इसमें मेहराब युक्त प्रवेश द्वार है जिस पर औबदार पॉलिश की गई है। यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यह जैन धर्म की गुफा है। निर्माण अजातशत्रु ने करवाया है और यहाँ पर प्रवेश द्वार मेहराब युक्त है और औबदार पॉलिश की हुई है। अभी एक बचा है घोषितराम विहार जो कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। यह एक बौद्ध विहार है जिसका निर्माण बुद्ध के आवास के लिए घोषित नामक व्यापारी ने करवाया था। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद सर्वप्रथम यहाँ एक स्तूप बनवाया गया। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध इस विहार में अनेक बार ठहरे थे। यहाँ से उत्खनन में सत्यदल कमल की आकृति वाला एक दीपक मिला है। घोषितराम विहार जो कि कौशाम्बी के उत्तर प्रदेश में है, ये एक विहार है जहाँ पर बुद्ध के आवास के लिए एक घोषित नामक व्यापारी ने निर्माण करवाया था। यहाँ पे महात्मा बुद्ध के निर्माण के बाद सर्वप्रथम एक स्तूप बनवाया गया और कहा जाता है इसमें महात्मा बुद्ध विहार में अनेकों बार ठहरे थे और यह उत्खनन के टाइम पे यहाँ पे सद्दल कमल की आकृति वाला एक दीपक मिला है। ठीक है, तो ये हो गया गिरिब्रज के ध्वंसावशेष राजगिरी बिहार, लौरिया नंदन का शमशान क्षेत्र चंपारण बिहार, फिर सप्तपर्णी गुफा राजगिरी बिहार और सोनभंडार गुफा राजगिरी बिहार और घोषितराम विहार कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे मूर्ति शिल्प अवशेष। परखम यक्ष या अजातशत्रु की प्रतिमा। यह मथुरा के प्रथम नामक स्थान से प्राप्त है और मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। ऊंचाई 9 फीट। परखम यक्ष या अजातशत्रु की प्रतिमा परखम अजातशत्रु 9 फीट का है और 9 फीट का है। मथुरा के प्रथम नामक स्थान से प्राप्त है और मथुरा
कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है। अजय-उद-दीन व नंदीवर्धन की प्रतिमा पटना यक्षी पटना से प्राप्त है, कोलकाता में संग्रहित है। पटना में प्राप्त है और कोलकाता में संग्रहित है। अजय-उद-दीन व नंदीवर्धन की प्रतिमा पटना यक्षी। बेसन नगर यक्षी ग्वालियर से प्राप्त 6 फुट 7 इंच ऊंची प्रतिमा है, कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है। और मनसा देवी की प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। परफुम अजातशत्रु और मनसा देवी मथुरा संग्रहालय और बाकी के दो अजय-उद-दीन और बेसन नगर यक्षी कोलकाता संग्रहालय। ठीक है, ये हो गया पूर्व मौर्य काल। अभी हम पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल का टाइमिंग है 323 से 184 ईस्वी पूर्व। मौर्य शासक की वंशावली। चंद्रगुप्त सबसे फर्स्ट था और बृहदत्त लास्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संपत्तिशाली, देववर्मन, सतधवन और बृहदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइमिंग है 323 से 298 ईस्वी पूर्व। यह मौर्य वंश का संस्थापक था। इसके गुरु व मंत्री चाणक्य, पत्नी दुर्धरा व माता मूरी थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु मंत्री चाणक्य थे, पत्नी दुर्धरा थी। इसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और संधि में अब उसकी पुत्री कॉर्नेलिया हेलेना से विवाह किया। ग्रीक यात्री मेगास्थनीज इसी के समय भारत आया। भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त कर इसने अपने जीवन का अंतिम समय श्री श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर बिताया। इसके टाइम पे ही मेगास्थनीज आया था भारत में और इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की और अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी पर बिताया। अशोक का टाइम है 272 से 232 ईस्वी पूर्व। इसकी माता है सुभदांगी, पत्नी देवी, कारुवाकी, असंधमित्रा, पद्मावती, तिस्यर सीता, पुत्र महेंद्र, कुणाल, तिवर व पुत्री संघमित्रा चारुमती थी। अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम करवाया। इसने नेपाल के ललितपत्तनम नामक नगर की स्थापना भी की थी और 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद उपगुप्त द्वारा बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया अशोक ने। और इस मास्की व गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक व अन्य अभिलेखों में वर्धन तथा पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिला है। महत्वपूर्ण तथ्य। मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल प्रमुखतः दरबारी कला कही जाती है, परंतु इसके दो रूप थे, एक दरबारी कला और दूसरी लोक कला। दरबारी कला में राजप्रसाद आता है, स्तूप आता है, चैत्य, विहार, गुफा, स्तंभ तथा लोक कला में यक्षिणी व मूर्ति आती है। मौर्यकालीन के धर्म व संस्कृति की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और तथा मेगास्थनी के इंडिका में प्राप्त होती है, पर वास्तुकला की जानकारी इंडिका से प्राप्त होती है। मौर्य काल में पत्थर तथा ईंटों का प्रयोग किया गया है और मौर्य काल की प्रमुख विशेषता है औप या चमकदार पॉलिश थी। अभिलेख। अशोक के अभिलेखों की संख्या 40 है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। अशोककालीन अभिलेखों की भाषा थी मगधी व प्राकृत और लिपि थी 4 ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। और जो ब्राह्मी लिपि थी वो भारत की थी, ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान की थी, खरोष्टी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुई है और जिसमें सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि से मिले हैं। ब्राह्मी लिपि की खोज पादेट्री फैंथेलस ने
1750 में दिल्ली मेरठ स्तंभ पर से की थी और लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेस दिल्ली टोपरा स्तंभ पर। और अशोककालीन सेरेक्युलस अभिलेख ग्रीक अरमाई 2 लिपि में है और फुरेदारुक लेख अरमाइक लिपि में लिखी गया है जो अफगानिस्तान में है। और अशोककालीन सबसे छोटी अभिलेख लुम्बिनी देही है। शिलालेखों की संख्या 14 है जो कि 8 स्थानों में प्राप्त है। शाहबाद, जूनागढ़, मानसेहरा, हजारा और गिरनार जूनागढ़, धपेलीपुरी उड़ीसा और जोगढ़ गजाड़ उड़ीसा, एरनगुडी कुन्नूर आंध्र प्रदेश, कालची देहरादून, सोपारा जड़े महाराष्ट्र। स्थापत्य मौर्यकालीन वास्तुकला का प्रथम उदाहरण मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद से मिलता है जो कि काष्ठ से निर्मित है। मौर्यकालीन वास्तुकला में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अशोककालीन स्तंभ है। महागोविंद मौर्यकाल का प्रसिद्ध वास्तुकार था महागोविंद। और मौर्यकाल में मुख्यतः चूनार के लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। अभी स्तंभ की बात करेंगे। अशोककालीन स्तंभों की संख्या 30 है जिसमें से 15 अभी उपलब्ध है, जिसमें से 10 या 7 में लेख प्राप्त हुए, बाकी के लेख नहीं है। कुछ स्तंभ संभवतः अशोककालीन से पहले निर्मित हुए हैं और अशोक काल के केवल अभिलेख लिखवाए गए, जिस पर जो मिले हैं उन पर लेख लिखवाए गए। कौशाम्बी संख्या रामपुरा, बसाड़, बाखीरा, सलीमपुर के स्तंभ अभिलेख रहित स्तंभ है। बाकी के जो है सांची, सारनाथ, बोधगया, निगली वाला के स्तंभ निश्चित रूप से मौर्यकालीन है। स्तंभ की ऊंचाई अधिकतम 40 फुट है जो कि चूनार बलुआ लाल बलुआ पत्थर से एफिडस मोनोलिथिक पद्धति में बिना चौकी आधार के भूमि पर निर्मित है। स्तंभों का प्रयोग धर्म प्रचार के लिए किया गया है। स्तंभों पर ईरानी हमाम खानी प्रभाव है तथा स्तंभों की चौकी के नीचे घंटाकृति ईरानी कला की देन है। स्तंभ पर उकेरे गई हंसों की आकृति यूनानी प्रभाव की है। यूनानी हमाम खानी प्रभाव। स्तंभों पर 4 पशुओं हाथी, घोड़ा, बैल, शेर की आकृतियाँ हैं। इन पशुओं को बुद्ध की जन्म कुल, निष्क्रमण राशि व दिशा का प्रतीक माना जाता है, जिसे सिंह शौर्य, निर्भयता, स्फूर्ति और उत्तर दिशा का प्रतीक करती है। गज चातुर्य, विशालशीलता, ऐश्वर्य पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। वृषभ भूमि की उर्वरता व पश्चिम दिशा तथा अश्व राज के विस्तार दक्षिण दिशा का प्रतीक है। अभी फर्स्ट पढ़ेंगे बसाड़ बाखीरा का सिंह शीर्ष स्तंभ मुजफ्फरपुर बिहार। यह स्तंभ संभवतः पूर्व मौर्य काल का है और सबसे प्राचीन है। अभी फिर से लोरिया नंदनगढ़ का उखड़ू बेटा सिंह शीर्ष स्तंभ चंपारण बिहार। इसके नीचे भाग में मोर और हंसों की आकृति बनी है। इसकी ऊंचाई 9.7 मीटर है। रामपुरवा का सिंह शीर्ष स्तंभ चंपारण। इलाहाबाद का सिंह शीर्ष स्तंभ ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था। इस पर अशोक के बाद क्रमशः समुद्रगुप्त, बीरबल, जहांगीर ने लेख लिखवाया। बिजली रानी का अभिलेख कहा जाता है। ऊंचाई 10.6 मीटर है। इलाहाबाद का सिंह शीर्ष स्तंभ। फिर आएगा रामपुर का सिंह शीर्ष स्तंभ चंपारण बिहार। इसकी बनावट लोरिया नंदनगढ़ के सिंह की तरह है। अब सारनाथ की सिंह शीर्ष स्तंभ उत्तर प्रदेश वाराणसी। वर्तमान में यह सारनाथ संग्रहालय में है। इसकी गोल चौकी पर 4 सिंह पीठ सटाए खड़े हैं। सिंह के ऊपर एक धर्मचक्र रखा था जो कि अब टूट चुका है। यह मौर्यकालीन मूर्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है।
इस पर 3 लेख लिखे थे। पहले लेख अशोक द्वारा कुषाण था, दूसरा कुषाण था, तीसरा गुप्त काल का था। इस संभवतः अशोककालीन सबसे प्राचीन स्तंभ है। सांची का खड़ा शीर्ष स्तंभ रायसेन मध्य प्रदेश। यह स्तंभ सांची स्तूप के दक्षिण तोरण द्वार पर है। वो घड़िया तिरहुत का सिंह शीर्ष स्तंभ बिहार। ठीक है, सब सिंह शीर्ष स्तंभ पढ़ लिए। अभी पढ़ेंगे अश्व कितने हैं। पहले हम पढ़ेंगे गज। संख्या का गज तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश फारुखाबाद। और डोली का गज शीर्ष स्तंभ पुरी उड़ीसा। कालसी का गज शीर्ष स्तंभ उत्तराखंड देहरादून। ठीक है, अभी वृषभ पढ़ लेते। अश्व एक ही है। लुम्बिनी देही का अश्व शीर्ष स्तंभ लुम्बिनी नेपाल। ठीक है, वृषभ पढ़ लेते हैं। रामपुरा का वृषभ शीर्ष स्तंभ चंपारण बिहार। इसका खोज 1872 कार्लाइल ने किया। निहार रंजन रे के अनुसार ये मौर्यकालीन तक्षण कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस बेल की आकृति मोहनजोदाड़ो के बेल के समान है। वर्तमान में यह राष्ट्र भवन दिल्ली में सुरक्षित है। सलीमपुर का वृषभ शीर्ष मुजफ्फराबाद बिहार। इसमें शीर्ष पर 4 सांडों की आकृति है। ठीक है, अभी 2 बाकी है, जो कि दिल्ली मेरठ स्तंभ। यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक 14वीं सदी में दिल्ली ले आया। दिल्ली टोपरा यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में था। इसे भी 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था और अभी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में है। गुफाएं। भारत में शिलाकृत गुफाओं का प्रारंभ लगभग 300 ईस्वी पूर्व में हुआ। भारत में शिलालेखों का प्रारंभ लगभग 300 ईस्वी पूर्व से हुआ। चैत्य गुफा के प्रथम उदाहरण मौर्य काल से पाए जाते हैं। चैत्य के प्रथम उदाहरण मौर्य काल से माने जाते हैं। अशोक के नहीं, कुछ अभिलेख गुफाओं की दीवारों पर लिखवाए, जिन्हें गुहालेख कहा जाता है। जो अशोक के नहीं, कुछ अभिलेख गुफाओं की दीवारों पर लिखा गया है, जिसे गुहालेख कहा जाता है। इनमें बराबर नागार्जुन की गुफाएं प्रमुख है। बराबर नागार्जुन की गुफा प्रमुख है। ये गुफा में आजीवन संप्रदाय को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। यह गुफाएं में आजीवक संप्रदाय को दिए गए दान का उल्लेख करता है। बराबर की गुफा गया से 19 या 24 किलोमीटर दूर जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी पर स्थित है। बराबर की गुफा गया से 19 या 24 किलोमीटर गया से दूर जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी पर स्थित है। बराबर पहाड़ी पर प्राचीन नाम खतलिक पर्वत या प्रवर गिरी था। इसका प्राचीन नाम खतलिक पर्वत या प्रवर गिरी था। इस गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया। यहाँ पर कुल 4 गुफाएं हैं। बराबर की गुफा गया से 19 या 24 किलोमीटर दूर जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का प्राचीन नाम खतलिक पर्वत व प्रवर गिरी था। अशोक ने निर्माण करवाया था। और यह 4 गुफा है। दामा गुफा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी या विश्वकर्मा गुफा
और लोमश ऋषि की गुफा। सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी व विश्वकर्मी गुफा, लोमश ऋषि की गुफा। ये 4 गुफा है। पहला देखेंगे सुदामा गुफा। यह गुफा सबसे प्राचीन है। इसे अशोक ने अपने राज्यारोहण के 12वें वर्ष में बनवाया था। सबसे प्राचीन है सुदामा गुफा और अशोक ने राज्यारोहण के 12वें वर्ष में बनवाया था। कर्ण चौपड़ गुफा, यह अशोक के राज्यारोहण के 19वें वर्ष में बनवाई थी। विश्व झोपड़ी या विश्वकर्मा गुफा, यह अशोक के राज्यारोहण के 12वें वर्ष में निर्मित हुई। लोमश ऋषि की गुफा, यह सबसे नवीनतम, सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे सर्वश्रेष्ठ गुफा है। इस गुफा का प्रवेश द्वार हाथी के उत्कीर्ण शिल्पों से अलंकृत है तथा 2 स्तंभों पर आधारित गोल मेहराब है। इस गुफा में सर्वोत्तम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार बना है। लोमश ऋषि की गुफा सबसे नवीन, महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ गुफा है। इसके प्रवेश द्वार पर हाथी उत्कीर्ण है और शिल्पों से अलंकृत है। 2 स्तंभ पर आधारित गोल मेहराब है और ये सर्वोत्तम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार बना है। पड़ेगी नागार्जुन की गुफा। यह गुफा भी बिहार के गया से 19 या 24 किलोमीटर दूर जहानाबाद जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर स्थित है। यह बराबर गुफा से 1.6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 3 गुफाएं हैं जिसे निर्माण दशरथ ने करवाया। गोपी गुफा, वड़चित गुफा, वड़िका और वहीयक गुफा। गोपी गुफा यह सबसे बड़ी गुफा है और एक सुरंग के समान है। सबसे बड़ी गुफा है और सुरंग के समान है गोपी गुफा। वड़िका, वड़चित गुफा, वहीयक गुफा, वहीयक और बराबर में नागार्जुन की पहाड़ी ग्रेनाइट की है। सीतामढ़ी गुफा राजगिरी बिहार में। सीतामढ़ी गुफा राजगिरी बिहार में है। तभी पड़ेगी मौर्यकालीन मूर्तिकला। मौर्य काल की अधिकतर मूर्तियां कोरकर के बनाई गई है। मौर्य काल की अधिकतर मूर्तियां कोरकर बनाई गई है। भारत में मूर्तिकला का वास्तविक विकास मौर्य काल से ही प्रारंभ हुआ। मूर्तिकला का वास्तविक विकास मौर्य काल से ही प्रारंभ हुआ। यह भारत में कला का स्वतंत्र कला के रूप में विकास अशोक के समय हुआ। फर्स्ट है धौली चट्टान का हाथी। धौली चट्टान का हाथी, पूरी उड़ीसा, ये उत्कीर्ण हाथी है। कालसी का हाथी, शिलाप्रज्ञापन का हाथी, उत्तराखंड, देहरादून। इस पर ब्राह्मी लिपि में गच्छता में लिखे हैं, यह केवल रेखांकन के समान, वो रेखांकन के समान। शिलाप्रज्ञापन का हाथी। जबरधारणी यक्षी, चोरी बेरल, दीदारगंज यक्षी। यह दीदारगंज पटना से प्राप्त है। पटना संग्रहालय में संग्रहित है। चूनार बलुआ पत्थर से निर्मित इस प्रतिमा में अशोककालीन मूर्तिकला की परिपक्वता दिखाई देती है। ऊंचाई 7.5 फुट है। तेली यक्षी प्रतिमा बिशनगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है। त्रिमुखी यक्ष राजघाट वाराणसी से प्राप्त है। भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। छपरा से प्राप्त यक्षी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। पटना से प्राप्त लेख युक्त यक्ष कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है।
कल्पवृक्ष शीर्षरथ ग्वालियर से प्राप्त, कोलकाता में संग्रहित है। ताड़ वृक्ष शीर्षस्तंभ यक्ष कौशाम्बी से प्राप्त, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग में संग्रहित है। पवाया से प्राप्त लेख युक्त यक्ष मणिभद्र यक्ष ग्वालियर से प्राप्त, गुज्जरी महल संग्रहालय ग्वालियर में संग्रहित है। पटना संग्रहालय। त्रिमुखी यक्ष राजगढ़ वाराणसी से प्राप्त, भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। तेली यक्ष प्रतिमा रेशनगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त और कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है। पटना से प्राप्त लेख युक्त यक्ष कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित। सोपारा से प्राप्त यक्ष राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। कल्पवृक्ष शीर्ष ग्वालियर से प्राप्त, कोलकाता संग्रहालय। ताड़ वृक्ष शीर्षस्तंभ यक्ष कौशाम्बी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में के पुरातात्विक विभाग में संग्रहित है। मणिभद्र यक्ष पवाया से प्राप्त लेख युक्त यक्ष ग्वालियर से प्राप्त, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में संग्रहित है। शुंग काल। शुंग काल का टाइमिंग है 18184 से 74 ईस्वी पूर्व, 184 से 75 ईस्वी पूर्व। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग वो अंतिम शासक देवदूत था। अंतिम शासक देवदूत था। ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र व प्रमुख कला केंद्र सांची, भरूच, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, मथुरा, बोध गया था। राजधानी थी पाटलिपुत्र और केंद्र थे सांची, भरूच, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, बोध गया। शुंग काल की कलात्मक विशेषताएं। शुंग काल की अलंकरण शैली को वनस्पतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। अलंकरण शैली को वनस्पति शैली के नाम से जाना जाता है। यह नाम सर जॉन मार्शल ने दिया है। और नाम दिया है सर जॉन मार्शल। इस काल में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया। शुंग काल की कला विषय लौकिक और मानवीय जीवन पर आधारित है। लौकिक व मानवीय जीवन पर आधारित है। इस युग में कलाकृतियाँ राजकीय सहयोग की अपेक्षा जनसामान्य के योगदान से निर्मित हुई, जिनमें कथानकों राजकीय सहयोग की अपेक्षा जनसामान्य के योगदान से निर्मित हुई, जिनमें कथानकों का वर्णनात्मक अंकन है। इस काल में सांची, भरूच स्तूप तथा भाजा, कार्ले, पीतलखोरा, नासिक, कान्हेरी आदि गुफाओं में कार्य हुआ। शुंग काल में बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाई गई। रमानाथ मिश्र का कथन है, मौर्य युग के बाद कला का क्लासिकल युग प्रारंभ होता है। रमानाथ मिश्र ने कहा। सादगी तथा प्रतीकात्मकता इस काल की कला की प्रमुख विशेषता है। सादगी व प्रतीकात्मकता प्रमुख विशेषताएं। मूर्तियों की निर्माण शैली लकड़ी या हाथी दांत पर नक्काशी के समान है। इसी कला में मथुरा और गांधार शैली का प्रादुर्भाव हुआ। इस काल की सर्वाधिक मूर्तियाँ कौशाम्बी से प्राप्त है। इस काल की कलाकार एक प्रमुख उदाहरण पीतलखोरा की गुफा से प्राप्त फंसते हुए बौने आँख के यक्ष
यक्ष की प्रतिमा है जिसमें सिर पर समृद्धि का कटोरा है तथा इसके पीछे कलाकार का नाम कृष्णदास उत्कीर्ण है। कृष्णदास इस काम की नहीं की तरह तत्कालीन जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती है। इस काल की मूर्तियाँ कला में मूर्ति चित्रों की प्रधानता है। मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त यक्षिणी की मूर्तियाँ पाषाण खंड जिन पर जातक कथा उत्कीर्ण है और आर्यभट्ट इसी काल की कला के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भरतपुर के नौहे से प्राप्त प्रस्तर खंड, कौशाम्बी से प्राप्त पाषाण स्तंभ जिन पर गजलक्ष्मी व नारी आकृति है, भीटा व बिहार के बुलंदी से प्राप्त मूर्तियों को इस काल की मूर्तियाँ के उदाहरण माना जाता है। मूर्ति शिल्प। शीशे में निहारती युवती 150 BC। यह शिल्प मथुरा में संग्रहित है। कौशाम्बी से प्राप्त टिकरा। यह भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। इस पर वासवदत्ता के हरण की कथा चित्रित है। वासवदत्ता के हरण की कथा अंकित है। स्तूप। स्तूप शब्द संस्कृत भाषा की स्तूप या स्तु धातु से बना है, जिसका अर्थ है धुआं या ढेर। संस्कृत भाषा के स्तूप शब्द संस्कृत भाषा के स्तूप या स्तु धातु से बना है, जिसका अर्थ है धुआं या ढेर। बौद्ध धर्म में स्थूल पूजा स्थल के रूप में माना जाता है। बौद्ध धर्म में स्थूल पूजा स्थल के रूप में माना जाता है। बौद्ध की अस्थियों पर जिन समाधियों का निर्माण किया गया उन्हें स्तूप कहा जाता है। स्तूप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ये 4 प्रकार के होते हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभौतिक स्तूप, उद्देश्य स्तूप और संकल्पिक स्तूप। शारीरिक स्तूप बौद्ध और उनके शिष्यों के अस्थियों और अवशेषों पर बने स्तूप। पारिभौमिक स्तूप बुद्ध के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं पर बने स्तूप। उद्देशिक स्तूप महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से प्रभावित हुए स्थानों पर बने स्तूप। संकल्पित स्तूप बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित कराए जाने वाले स्तूप। पिपरवाह स्तूप सबसे स्थिति उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर या बस्ती जिले में। निर्माण शक्य वंश के शासक सुकृति ने ईंटों से करवाया। शक्य शासक सुकृति। उत्खनन खोज W.C. पेम्बे ने 1897-1898। पिपरवाह स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के बस्ती जिले में शासक सुकृति ने ईंटों से निर्मित करवाया।
उत्कलन खोज WC पेम्पेरे 1897, 1897, 1898। स्तूप की अस्थि मंजूषा। स्तूप की अस्थि मंजूषा क्रिस्टल धातु की बनी थी जो लखनऊ संग्रहालय में है। स्तूप की अस्थियां मंजूषा क्रिस्टल धातु से बनी थी और ये लखनऊ संग्रहालय में संग्रहित। इस स्तूप से एक ढक्कनदार अस्थि कलश मिला। इस स्तूप से ढक्कनदार अस्थि कलश मिला जिस पर ब्राह्मी लिपि में लेख है। स्मिथ, थॉमस, राइस डेविड तथा रिचहेविड के कलश की अस्थियां को बुद्ध की अस्थियां तथा जॉन फ्लिट ने बुद्ध के परिजनों की अस्थियां मानी हैं। स्मिथ, थॉमस, राइस डेविस तथा रिचहेविड्स ने कलश की अस्थियां को बुद्ध की अस्थियां तथा जॉन फ्लिट ने बुद्ध के परिजनों की अस्थियां मानी। डॉक्टर M.K. श्रीवास्तव ने स्तूप के निर्माण के 3 स्तर बताए हैं। M.K. श्रीवास्तव तथा अस्थियों को बुद्ध की अस्थियां माना है। यहाँ के कुछ मुहरे भी मिले हैं जिस पर कपिल वास्तु का नाम अंकित है। कपिल वस्तु का नाम अंकित है। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भोपाल से 46 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विदिशा के पास। भोपाल से 46 किलोमीटर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के पास। अशोक ने ईंटों से निर्माण कराया। शुंग राजाओं ने दोहरी वेदिका लाल बलुआ पत्थर की बनाई और सातवाहनों ने तोरण द्वार बनवाए। शुंग राजाओं ने दोहरी वेदिका का लाल बलुआ पत्थर बनवाया और सातवाहनों ने तोरण द्वार बनवाए। सांची स्तूप की खोज 1818 रायलेट सांची लेट खोजा। रायलेट खोजा। जनरल टेलर रायलेट। विस्तृत खोज की 1881 में मेजर पॉल व्यास है सांची का 120 फुट 35 मीटर। गुंबद की ऊंचाई 54 फुट 16 मीटर। तोरण की ऊंचाई 34 फुट 10 मीटर। 120 35। गुंबद की ऊंचाई 54 16। तोरण की ऊंचाई 34 10। सांची में त्रिस्तूप है जिसमें स्तूप संख्या 1 को महास्तूप कहा जाता है। यही से मानव आकृतियों का सामूहिक अंकन व जातक कथाओं का अंकन कला में प्रारंभ हुआ। स्तूपक की मंजूषा लकड़ी की बनी थी। स्तूपक की मंजूषा लकड़ी से बनी थी
सांची का प्राचीन नाम ककंदबोध या चैत्यगिरि था। ककंदबोध या चैत्यगिरि था। प्राचीन नाम ककंदबोध या चैत्यगिरि। महास्तूप का जाता मानव भक्ति को सामूहिक अंकन व जातक कथाओं का प्रारंभ। इस स्तूप की मंजूषा लकड़ी से बनी थी। प्राचीन नाम ककंदबोध व चैत्यगिरि था। ककंदबोध। सांची का स्तूप में भगवान बुद्ध व भारतीय जनजीवन की झांकियां प्रदर्शित है। भगवान बुद्ध व भारतीय जनजीवन की झांकियां। मार्शल ने सांची व भरूच शैली को वनस्पति शैली नाम दिया। मार्शल। यह बेडिया से निकले रेशम कोणों पर शाल भंजिकाओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। यह बेडिया से निकले रेशम कोणों पर शाल भंजिकाओं की मूर्तियां निर्मित है। यह स्तूप सरिपुत्ता और महामोघलायन की अस्थियों पर निर्मित है। यह स्तूप सरिपुत्ता और महामोघलायन की अस्थियों पर निर्मित है। सरिपुत्ता और महामोघलायन। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1989 में सम्मिलित किया। 1936 में मोहम्मद हामी कुरैशी ने पहाड़ी की ढलान पर स्तूप 1 व 2 के बीच उत्खनन करवाया। 1936 में मोहम्मद हामी कुरैशी ने पहाड़ी के ढलान पर स्तूप 1-2 के बीच उत्खनन करवाया, जिसमें एक बौद्ध विहार के अवशेष का पता चला। दक्षिण तोरण द्वार पर लेख है कि वह विदिशा के हाथी दांत पर नक्काशी करने वाले कारीगर द्वारा निर्मित है। दक्षिण तोरण द्वार पर लेख है कि वह विदिशा के हाथी दांत पर नक्काशी करने वाले कारीगर द्वारा निर्मित है। सांची व भरूच के बुद्ध की मूर्तियों के स्थान पर उनके प्रतीकों का अंकन किया गया है। भरूच के बुद्ध की मूर्ति के स्थान पर उनके प्रतीक। सांची की कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में तोरणों के स्तंभों तथा नीचे की सूची के बीच के खाली स्थानों को भरने के लिए लगाई गई यक्षियाँ हैं। सांची की कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में तोरणों के स्तंभों तथा नीचे की सूची के बीच में खाली स्थान को भरने के लिए लगाई गई यक्षियाँ हैं। यहाँ पर शाल भंजिका है, वृश्चिका, यक्षी व मोटे पेट वाले बौने का अंकन है तथा जगह जगह गौमूत्र का बेल बनाई गई है। इसका सबसे पहले दक्षिण तोरण द्वार बना था, तो जो मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके बाद क्रमशः उत्तर, पूर्व, पश्चिम द्वार बने। यह सिंह, हाथी व बौना बटेरिया का भोजलांदे अंकित है। सांची में केवल 5 जातकों को ही पहचाना गया है। बेसंत, शाम, छदंत, महाकवि, अलम्बुज। बेसंत, शाम, छदंत, महाकवि, अलम्बुज। यह अशोक, आम, शाल,
आदि वृक्षों तथा कटकारी यह अशोक, आमशाल आदि वृक्षों तथा कटकारी, कल्पलता, श्रीवृक्ष आदि पुष्पित पेड़ पौधे का अंकन हुआ है। अशोक आमशाल आदि वृक्ष तथा कटकारी, कल्पलता, श्रीवृक्ष पुष्पित पेड़ों पौधों का अंकन। यह असीरिया के फूल पत्तियां वाली डिजाइन तथा पश्चिमी एशिया के प्रभाव वाले राक्षस, नरसिंह, नश्वर आदि काल्पनिक पशुओं का अंकन हुआ है। यह केवल तोरणों पर अंकित किया गया है। इस युग में लगभग 400 लेख उत्कीर्ण हैं। पूर्वी तोरण, ऊपरी बडेरी पश्चात बुद्ध की तपस्या। मध्य बडेरी पर महावीर निष्कलंक खाली सिंहासन, पीछे बड़े बुद्ध पूजा के दृश्य। उत्तर बडेरी पर 7 दिव्य लोक व शुद्धोधन द्वारा बुद्ध पूजा का दृश्य अंकित है। इस तोरण पर अशोक की रामग्रह यात्रा, अजातशत्रु की चतुरंगी सेना का युद्ध, कमल पुष्प पर खड़ी श्रीदेवी, कमल सरोवर आदि दृश्य अंकित है। पश्चिमी तोरण, इस तोरण पर महाकपि जाता, दूषित स्वर्ण के बुद्ध उपदेश, अस्तिया के लिए युद्ध, हाथियों द्वारा वृक्ष पूजा आदि दृश्य अंकित है। उत्तरी तोरण, ऊपरी बडेरे पर बेसंतर जातक, निचले बडेरे पर छदंतर जातक। इसके अतिरिक्त इसी तोरण पर जेतवादान की कथा, मार विजय, गजलक्ष्मी, बासु का जंगल, ईंटों का बुद्ध के पास राजगढ़ में आगमन, राम जातक आदि दृश्य अंकित है। बरहूड स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले की नागौद रियासत में है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद रियासत में बरहूड, मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद रियासत। निर्माण प्रारंभ में अशोक ने ईंटों से करवाया, बाद में शुंग काल में लाल बलुआ पत्थर से वेदिका व तोरण का निर्माण करवाया। शुरुआती में अशोक ने ईंट से करवाया था, फिर शुंग काल में लाल बलुआ पत्थर से वेदिका व तोरण निर्माण कर खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। बरहूड स्तूप का व्यास है 68 फुट, तोरण ऊंचाई 22 या 20 फुट, वेदिका की ऊंचाई 7 to 9 फुट। बरहूड स्तूप के अवशेष मुख्य रूप से कोलकाता व इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है, जिनमें स्तंभों के कोलकाता व वेदिका के इलाहाबाद संग्रहालय में मुख्य रूप से संग्रहित है। इसके अवशेष जो है ना बरहूड के, वो कोलकाता और इलाहाबाद के संग्रहालय में संग्रहित है, जिनमें से स्तंभ है कोलकाता में और वेदिका है इलाहाबाद संग्रहालय में। यह प्राचीन काल में प्रमुख व्यापारी केंद्र था, इसलिए यहाँ काला विभिन्न परंपराओं का संगम हुआ। यह प्राचीन कला के प्रमुख व्यापारी केंद्र था, इसलिए यहाँ काला विभिन्न परंपराओं का संगम हुआ। इसकी तोरण की बडेरिया के सिरों पर शिशुमार सिंह मुंह फैलाए मगरमच्छ का अंकन है। तो इसके तोरण पे मगरमच्छ का अंकन है, शिशुमार सिंह किधर बडेरिया पर मुख फैलाए मगरमच्छ का अंकन, तथा तोरण की ऊपरी बडेरी के बीच में एक धर्म चक्र निर्मित था, जिससे दोनों ओर त्रिरत्न चिन्ह अंकित है।
तोरण के ऊपर बडेरी थी जिसके बीच में धर्मचक्र परिवर्तन चक्र निर्मित था, जिसके दोनों ओर त्रिरत्न चिन्ह अंकित थे। यह स्तूप संभवतः घंटे के आकार का अर्धचंद्राकार तथा इसके तोरण की बडेरियां धनुषाकार थी। यहाँ पर मुख्य रूप से वेदिका के थंब, सूची और उष्णीष पर अंकन किया गया है। वेदिका के थंब सूची और बडेरिया धनुषाकार की थी। स्तूप संभवतः घंटे के आकार का अर्धचंद्राकार। यह चुनार के लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। यह पद्म माला, पद्म पुष्प, पद्म कली, पद्म पत्र, कटहल की गोमुद्रिका, बेल आदि अलंकरणों का अंकन किया गया है। इस स्तूप को उस समय के समाज का दर्पण कहा जा सकता है। सांची और भरूच की शैली काष्ठ की कटाई की तरह है। यह लगभग 40 जातकों 6 बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य तथा 40 यक्ष यक्षिणियों का अंकन हुआ है। यहाँ से कुबेर की खड़ी प्रतिमा प्राप्त है तथा शालभंजिका मुद्रा का भी अंकन किया गया है तथा अनेक स्थानों पर नागों का अंकन है। 40 जातक तथा 6 बुद्ध के जीवन पर आधारित दृश्य, 40 यक्ष यक्षिणी का अंकन, कुबेर की खड़ी प्रतिमा, शालभंजिका मुद्रा में अंकन और नागों का अंकन। सांची भरूच की पंखदार आकृतियों पर यूनानी प्रभाव है। पूर्वी तुरंत के लेख के अनुसार इसका निर्माण अंत के शुंग काल में धनबुद्ध ने करवाया था। सांची और भरूच का शिल्प लोक जीवन से प्रेरित है। भरूच की जातक कथाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है: मानवीय रूप, पशु रूप और यक्षी रूप। यह पूर्व बुद्ध या मानुषीय बुद्ध का प्रतीकात्मक अंकन पाटली, शाल, ऊर्ध्वर तथा नेग्रोध वृक्ष के द्वारा किया गया है। यहाँ पर ब्रह्मा, इंद्र, मार्स, शुक्र आदि देवताओं का भी अंकन किया गया है। पंखदार आकृति पर यूनानी प्रभाव था। शुंग काल का धनबुद्ध ने निर्माण करवाया। सांची शिल्प लोक जीवन से प्रेरित है। जातक कथाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है: पशु रूप, मानवीय रूप, पशु रूप और यक्षी रूप। यह पूर्व बुद्ध का मानुषीय बुद्ध के प्रतीकात्मक अंकन पाटली, शाल, ऊर्ध्वर तथा नेग्रो वृक्ष के द्वारा किया गया है। यहाँ पर ब्रह्मा, इंद्र, मार्स, शुक्र आदि देवताओं का भी अंकन किया गया है। यक्षी प्रतिमा, यक्ष, चक्रवात, नागराज, सिरिया, विरुद्धक, सुचिलोम, गंगित। चक्रवात, नागराज, सिरिया, चक्रवात आया, नागराज आया, सिरिया, विरुद्धक, सुचिलोम, गंगित, यक्षिणी, चंद्रयक्षी, चुलकोकला, सुभद्रा, मित्रकेशी, सुदर्शना, अलम्बुज। अन्य प्रमुख दृश्य: माया देवी का स्वप्न, जेतवदान सर्वश्रेष्ठ है। इससे अतिरिक्त संबोधित चक्र, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, श्रावस्ती का चमत्कार, पसेनजी द्वारा बुद्ध चर्चा, देवताओं द्वारा बुद्ध की चूड़ा पूजा एवं उत्सव,
मुचलिंग नाग द्वारा बुद्ध की सुरक्षा। माया देवी का स्वप्न जितवदान सर्वश्रेष्ठ है। संबोधित धर्मचक्र प्रवर्तन महम परिनिर्वाण श्रावस्ती का चमत्कार। पसनंजी द्वारा बुद्ध चर्चा। मुचलिंग नाग द्वारा बुद्ध की सुरक्षा। धर्मराज का स्तूप। धर्मराज का स्तूप सारनाथ के वाराणसी और तक्षशिला पाकिस्तान स्थिति। सारनाथ पाकिस्तान, तक्षशिला पाकिस्तान। सारनाथ वाराणसी। खोज किया बाबू जगत सिंह। धर्मराज बाबू जगत सिंह 1798 और उत्खनन कनिंघम ने 1836 में करवाया। अशोक ने कराया निर्माण तथा पुनर्निर्माण कुषाण गुप्त पाल काल में हुआ और अंतिम बार 12वीं शताब्दी में कुमारदेव ने इसका निर्माण करवाया। महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ एक बृहद स्तूप है जो बेलनाकार है। इस स्तूप का कुल 6 बार जीर्णोद्धार कराया गया। स्तूप के नीचे इंडो यूनानी शासक जायलो द्वितीय के सिक्के पाए गए हैं। सारनाथ स्तूप से हरे पत्थर की मंजूषी मिली थी जो कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। सारनाथ के धर्मराज जी का स्तूप के पास कनिंघम को एक मंदिर व विहार के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ के धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में प्रतिमा तथा बोधिसत्व प्रतिमा प्राप्त हुई है। धमेक स्तूप वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में। अशोक ने करवाया। बाद में शुंग व गुप्त काल में इसका पुनर्निर्माण किया गया। 1836 में कनिंघम ने करवाया। इसकी ऊंचाई 45 मीटर तथा व्यास 28 मीटर है। यह सारनाथ की सबसे आकर्षक रचना है। इसके अवशेष कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित हैं। नोट 1815 में कर्नल मैकेंजी ने सारनाथ का सीमित उत्खनन कराया व 1835-36 कनिंघम ने सारनाथ का विस्तृत उत्खनन करवाया। अमरावती का स्तूप। अमर है जो स्तूप अमरावती। अमरावती स्तूप काल्पनिक। स्थिति आंध्र प्रदेश। एपी। ए से आंध्र प्रदेश, ए से अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे धरणीकोट नामक स्थान पर। अमरावती आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिला, कृष्णा नदी और धरणीकोट नामक स्थान पर। निर्माण सातवाहन काल में महावकर्मी की देखरेख में पाषाणिक लोगों ने कराया। सातवाहन काल में महानवकर्मिक की देखरेख में पाषाणिक लोगों ने करवाया। सातवाहन काल में महानवकर्मिक के देखरेख में पाषाणिक लोगों ने करवाया। खोज 1797। उम्र है 1797 में कर्नल मैकेंजी ने इसे देखा व 1816 में इसका शोध लेख प्रस्तुत किया। 1816 में इसका शोध लेख प्रस्तुत किया। कर्नल मैकेंजी ने निर्देशन में 1816-17 में यहाँ की कृति की तस्वीरें बनाई गई। यहाँ की कृतियों की तस्वीरें बनाई गई। अमरावती वाइट है, मेकअप लगाए हुए। किसने खोज किया? मैकेंजी, कर्नल मैकेंजी से देखा हुआ 1816 में इसका शोध लेख प्रस्तुत किया।
कर्नल मैकेंजी ने निर्देशन में 1816 से 17 में यहाँ की कृतियों की तस्वीरें बनाई गई। मुख्य तत्व: इसका निर्माण सामूहिक रूप में दान के प्राप्त संपत्ति के द्वारा संगमरमर से कराया गया था। जो दान की संपत्ति है उससे बनाया गया था और संगमरमर से बनवाया गया था। अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकोटक था। इस स्तूप के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। स्तूप के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और इसका प्राचीन नाम धान्यकोटक था। स्तूप की ऊंचाई है 73 मीटर से 241 फुट। 73 मीटर से 241 फुट। व्यास है 160 फुट। गुंबद की ऊंचाई 90 से 100 फुट। वेदिका की ऊंचाई 800 फुट। वेदिका की लंबाई 800 फुट। वेदिका की ऊंचाई 13 फुट थी। इसका आकार घंटाकृति के समान था। घंटाकृति। ऊंचाई 73 टू 41 फुट। व्यास 160 फुट। गुंबद की ऊंचाई 90 से 100 फुट। वेदिका की लंबाई 800 फुट। वेदिका की ऊंचाई 13 फुट। अमरावती में वेदिका स्तंभ अंडभाग तीनों अलंकृत थे। अमरावती में वेदिका स्तंभ अंडभाग तीनों अलंकृत थे। वेदिका स्तंभ और अंडभाग तीनों अलंकृत। इसके प्रवेश द्वार पर शेरों की आकृति बनी थी। सफेद रंग के शेर की आकृति बनी थी। इस स्तूप के अवशेष कोलकाता, चेन्नई व ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। इस स्तूप के अवशेष कोलकाता, चेन्नई व ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। सांची की भांति यहाँ भी दोहरा प्रदक्षिणा पथ था। सांची की भांति यहाँ भी दोहरा प्रदक्षिणा पथ था। यहाँ पहले बुद्ध के प्रतीकों का अंकन किया गया, किंतु दूसरी सदी में बुद्ध के मानव प्रतीक का भी अंकन होने लगा। संपूर्ण आंध्र, तो इसमें मैंने ये अलंकृत है। अमरावती की वेदिका स्तंभ अंडभाग तीनों अलंकृत है। यहाँ पे शेरों की आकृति बनी है। यह स्तूप के अवशेष कोलकाता, चेन्नई ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ पे सांची की तरह दोहरी प्रदक्षिणा पथ है। कि पहले बुद्ध की प्रतीकों का अंकन हुआ, फिर बाद में बुद्ध को मानव रूप में भी दिखाया गया। संपूर्ण आंध्र स्तूपों में सबसे विशाल था। यहाँ के शिल्प का केंद्र बिंदु मनुष्य आकृति है जो नाटकीय व गतिशील है। केंद्र बिंदु मानवीय आकृति है, मनुष्य आकृति है जो कि नाटकीय व गतिशील है। आंध्र स्तूप का सबसे विशालतम था। अमरावती की मूर्तियों पर गांधार शैली का प्रभाव है। यहाँ पर जातकों का अंकन स्तंभों पर किया गया है। अमरावती स्तूप की शैली में हीनयान की प्रतीकात्मक एवं महायान की मूर्त्यात्मक प्रवृत्ति का समीक्षण दिखाई देता है। अमरावती स्तूप की शैली में हीनयान की प्रतीकात्मक एवं महायान की महायान मूर्ति का समीक्षण दिखाई देता है। इस स्तूप के सामने एक बड़ा स्तंभ था जिसे आयाग स्तंभ कहा जाता था। ठीक है, ये विशाल स्तूप है। ये संपूर्ण आंध्र स्तूपों में सबसे विशाल है। ये यहाँ पे मनुष्य आकृति का मुख्य बिंदु है जो कि नाटकीय गतिशील है और ये इस अमरावती पर गांधार की मूर्ति कला का प्रभाव है। यहाँ जहाँ तक कथाओं का अंकन किया गया है स्तंभों पर। अमरावती स्तूप हीनयान के प्रतीकात्मक और महायान की मूर्ति कलात्मक की समीक्षण दिखाई देता है। इस स्तूप के सामने एक बड़ा स्तंभ था जिसको आयाग स्तंभ कहा जाता है। स्तूप के दृश्य माध्यात्मकदान के विविध पक्ष। माध्यात्मकदान
के विविध पक्ष अजातशत्रु द्वारा बुद्ध का दर्शन, सिद्धार्थ के जन्म पर उत्सव, चक्र पूजा व चरण चिन्ह की पूजा, नागों की पूजा, राजसभाओं के दृश्य, भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं, सपेरा और उसका बंदर, मंदकट के विविध पक्ष, मध्यांतकधाम, अजातशत्रु, फिरौन, सिद्धार्थ के जन्म पर उत्सव, अजातशत्रु बुद्ध का दर्शन, चक्र पूजा व चरण चिन्ह की पूजा, नागों की पूजा, सपेरे व बंदर की पूजा, भगवान नागों की पूजा, राज्यसभा के दृश्य, भगवान बुद्ध के जीवन की घटना। अब पढ़ेंगे नागार्जुन कोंडा का स्तूप। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के किनारे, ये भी सेम है। नाग काफे आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला कृष्णा नदी। सातवाहन काल में इक्ष्वाकु वंशीय चातुश्री ने करवाया था। इक्ष्वाकु वंशीय चातुश्री ने करवाया था। 1926 में अवशेष का पता जन सामान्य को लगा। 1926 में अवशेषों का पता जन सामान्य को चला। वह 1927-1931 में लॉन्गहर्स्ट, 1934-40 में एक बार किसी और को पता चला। 1954-59 में श्री रामचंद्र ने उत्खनन करवाया। अमरावती व नागार्जुन कोंडा की मूर्तियां और अलंकारों पर रोमन प्रभाव था। 1926 में अवशेषों का पता जन सामान्य को चला। अमरावती व नागार्जुन कोंडा की मूर्तियां और अलंकारों पर रोमन प्रभाव था। इसका प्रवेश द्वार पूर्व में है। यह भारत का सबसे अमीर बौद्ध स्थल है। पूर्व की ओर है भारत का सबसे अमीर बौद्ध स्थल है। क्षेत्र का प्राचीन नाम विजयपुरी था। यहाँ के बुद्ध के चतुर्दिक कोरकर बनाई गई। यहाँ से बुद्ध की चतुर्दिक कोरकर बनाई गई 11 मूर्तियाँ द्वारा प्राप्त है, जो ध्यान और व्याख्यान मुद्राओं में है। यहाँ से बुद्ध की चतुर्दिक कोरकर बनाई गई है 11 मूर्तियाँ प्राप्त है, जो ध्यान और व्याख्यान मुद्राओं में है। यहाँ 1 दर्जन से अधिक जातक कथाओं का अंकन है तथा ब्राह्मण धर्म की प्रतिमाएं भी अंकन की गई है। यह हल्के रंग की मुलायम चुनार पत्थर से निर्मित है। स्तूप की मुख्य विशेषता 5 मुख्य स्तंभ है, जो बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। अमरावती और नागार्जुन कोंडा पर मूर्ति के अलंकारों पर रोमन का प्रभाव है। सेकंड पढ़ा था। इसके प्रवेश द्वार पूर्व में है और भारत का सबसे अमीर बौद्ध स्थल है। क्षेत्र का प्राचीन नाम विजयपुरी था। और यह बुद्ध के चतुर्दिक कोरकर बनाई गई 11 मूर्तियाँ प्राप्त है, ध्यान और व्याख्यान मुद्रा में। 1 दर्जन जातक कथाओं का अंकन है। ब्राह्मण धर्म की प्रतिमाएं भी अंकन है। यह हल्के रंग मुलायम चुनार पत्थर से निर्मित है। स्तूप की विशेषताएं 5 मुख्य स्तंभ है, जो बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। दृश्य महामाया देवी का स्वप्न, महाभिनिष्करण, महाल विजय, धर्म चक्र प्रवर्तन संबोधित, स्वर्ग में बुद्ध की चूड़ा पूजा, महापद्म जातक, मतक वटपाल जातक, मांद्यातच जातक, ध्यातच, चंपेय जातक, महाहंस जातक। नेलोकोंडपल्ली का स्तूप। नेलोकोंडपल्ली का स्तूप स्थिति आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में। नेलोकोंडपल्ली खम्मम जिले
आंध्र प्रदेश सातवाहन काल 1884। व्यास 42 मीटर 141 फुट व ऊंचाई 15 फुट है। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। यहाँ से बुद्ध की 9 प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। यहाँ के उत्खनन में इक्ष्वाकु वंशीय तथा विष्णु कुंडली नरेशों के 3-3 सिक्के प्राप्त हुए। मूलगंधकुट्टी का स्तूप यह विहार स्तूप वाराणसी जिले में सारनाथ नामक स्थान पर है। गुप्त काल का है। 1904 श्री ओटेल ने करवाया। इस विहार स्तूप का पूर्व द्वार सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ वो स्थान जहाँ बुद्ध ने अपने रहने के लिए कुटिया बनवाई थी। चौखंडी का स्तूप स्थिति वाराणसी जिले के सारनाथ स्थान पर गुप्त काल में ईंटों से निर्मित कनिंगम ने 1836 में करवाया। स्तूप के ऊपर एक बुर्ज बना है जो अकबर की आज्ञा से टोडरमल के पुत्र राजा गोवर्धन द्वारा 1588 में बनवाया गया। इसी में शिवलिंग स्थापित है। स्तूप से धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की बेटी मूर्ति प्राप्त है। शिलाकृत या शिलाकृत गुफा वस्तु। इनका प्रारंभ मौर्य काल में बराबर और नागार्जुन पहाड़ी की गुफाओं से हुआ। की गुफा से हुआ। ये 2 प्रकार की होती है, चैत्य पूजाघर विहार या संग्राम बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य का अभिप्राय चिता भूमि से है। ये आयताकार होते हैं। बीच में एक बरामदा होता है। 3 प्रवेश द्वार होते हैं। मुख्य द्वार के सामने एक तालाब होता है। छत घोड़े की नाल की तरह होता है। गज पृष्ठाकार ढोलाकार होते हैं। विहार, इसमें विशाल सभा मंडप के सभी और बरामदे होते हैं। जिनके भिक्षुओं के रहने के लिए कोठरियाँ होती है। आगे प्रवेश द्वार होते हैं। पीछे गर्भगृह में मूर्तियाँ रखी जाती है। भाजा की गुफा का टाइमिंग है 200 BC। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में है और इंद्रायणी नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण काल है शुंग व सातवाहन काल। इसमें गुफा है 22, जिसमें से 2 गुफा शेष बची है। यहाँ का चैत्यगृह इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन चैत्यगृह, जो भाजा गुफा का चैत्यगृह है, इसको सबसे प्राचीन चैत्य माना गया है, जिसकी लंबाई 55 फीट 27 फीट चौड़ा है और 20 फीट ऊंचा है। इसके द्वार पर कुछ प्रतीक चिन्ह है, जैसे कि त्रिशूल, दाल चक्र, कमल आदि अंकित है। इसके प्रवेश द्वार पर चैत्य के स्तंभों पर त्रिरत्न, नंदीवाद, श्रीवत्स आदि अलंकरण बने हैं। त्रिरत्न, नंदीवाद और श्रीवत्स आदि अलंकरण बने हैं। इस चैत्य का गवाक्ष गोल आकार का था। चैत्य के पास विहार गुफा है जिसे 5 कोठरियाँ है। जिसमें 5 कोठरियाँ है। यह सूर्य रथ पर बैठा अंधकार रूपी राक्षस को पहिए से कुचल रहे हैं। एक फलक पर पूजा के लिए जाते नर्तकशील दंपति का अंकन है तथा ऐरावत पर चढ़े इंद्र के सामने एक अप्सरा नृत्य कर रही है। इस चैत्य का गवाक्ष गोलाकार का है। चैत्य के पास विहार गुफा है जिसे 5 कोठरियाँ। सूर्य रथ पर एक अंधकार रूपी राक्षस पहिए से कुचल रहा है। फिर एक है फलक पर पूजा करते हुए नर्तकशील दंपति का अंकन है और ऐरावत पर चढ़ी इंद्र के सामने एक अप्सरा नृत्य कर रही है। सूर्य और इंद्र की विशाल दलों रहित मूर्तियाँ उत्कीर्ण है। इस चैत्य के मुख्य द्वार पर काष्ठ एवं पाषाण का अद्भुत संयोजन रहा है। यह अंग्रेजी के H की भांति 2 स्तंभों पर निर्मित है।
जो स्तंभों पर निर्मित है। चैत्य निर्माण का प्रारंभ यहीं से हुआ। यहाँ 8 शिलालेख पाए गए। कार्ले की गुफा 200 से 100 BC महाराष्ट्र के पुणे जिले में लोनावला के निकट बोरघाट पहाड़ी पर स्थित है। सुंगो सातवाहन काल बैजंती के भूतपाल नामक व्यापारी ने बनाया। बैजंती के भूतपाल नामक व्यापारी ने बनाया 4 गुफाएं, 1 चैत्य और 3 विहार। यहाँ पर का चैत्य हीनयान शैल वस्तु का सबसे बड़ा और भव्य उदाहरण है। बाद में महायान के भी शिल्प उत्कीर्ण किए गए हैं। यह हीनयान चैत्य में निर्माण की अंतिम विकसित कड़ी है। ये बोल रहे हैं कि चैत्य हीनयान शैली वस्तु का सबसे बड़ा भव्य उदाहरण है। बाद में यहाँ पे माननीय महायान के शिल्प उत्कीर्ण किए गए, पर हीनयान के चैत्य में निर्माण का अंतिम विकसित कड़ी यही है। काले का प्राचीन नाम बलुएका था। बलुएका कार्ले। यह वस्तु और मूर्ति का अद्भुत संगम दिखता है। वस्तु और मूर्ति का चैत्य 124 फीट लंबा, 64 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा है। इसका चैत्य मुख्य द्वार से 2 मंजिला है। चैत्य के बाहर शिला निर्मित 2 ध्वज थे, जिनमें एक पर 4 सिंगों की आकृति थी। दूसरे स्तंभ के शीर्ष पर एक चक्र था। एक पर 4 सिंगों की आकृति थी। दूसरे स्तंभ पर शीर्ष पर एक चक्र था। शिला निर्मित 2 ध्वज थे। चैत्य पर बाहर शिला निर्मित 2 ध्वज थे, जिसमें एक पर 4 सिंगों की आकृति थी। दूसरे स्तंभ के शीर्ष पर एक चक्र था। चैत्य के स्तंभ के शीर्ष पर सिंह व हाथी बने हैं। हाथी पर 4 2 पुरुष एवं स्त्रियों को बैठे दिखाया गया है। हाथियों पर 4 2 पुरुषों एवं स्त्रियों को बैठा दिखाया गया है। चौथी गुफा विहार में चक्रधारी बोधिसत्व व केंद्र में कमल पर आसीन बुद्ध प्रतिमा है। चौथी गुफा विहार में चक्रधारिणी बोधिसत्व व केंद्र में कमल पर आसीन बुद्ध प्रतिमा है। एक लेख के अनुसार इसका निर्माण पुष्पमित्र ने करवाया, जिसे अजमित्र ने पूर्ण कराया। कार्ले चैत्य का निर्माण महाराष्ट्र के शक क्षत्रपों ने कराया, जिले सातवाहनों में पूरा करवाया होगा। पीतलखोरा की गुफा 200 BC। पीतलखोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सतमाला पहाड़ी पर है। सुंग सातवाहन काल। यहाँ कुल 13 गुफा है, 1 चैत्य और 12 विहार। यह कुल 13 गुफा है, 1 चैत्य और 12 विहार। यहाँ लकड़ी के स्थान पर पत्थर का अधिक प्रयोग हुआ है। लकड़ी के स्थान पर पत्थर का अधिक प्रयोग हुआ। द्वार के दोनों तरफ द्वारपाल तथा उनके ऊपर हाथी की आकृति है। पीतलखोरा का प्राचीन नाम पीतगल्य था। पहले यह हीनयान मत का केंद्र तथा बाद में यह महायान मत का केंद्र भी रहा। चैत्य है 15 मीटर लंबा, 10.25 मीटर चौड़ा और 6.10 मीटर ऊंचा। नासिक की गुफा पांडुलिना गुफा
महाराष्ट्र के नासिक शहर में शुंग सातवाहन काल। यहाँ 17 गुफा है, एक चैत्य, अन्य विहार। यह 17 गुफा, एक चैत्य, अन्य विहार। यहाँ 24। नासिक का प्राचीन नाम नासिक्य था। यह सर्वाधिक पहाड़ी पर उत्कीर्ण है। सर्वदा पहाड़ी। प्रवेश द्वार 2 मंजिल। जिला है गुफा 3 गौमूत्री शतकर्णी विहार। सातवाहन काल का लेख है। सतकर्णी विहार, त्रिशतकर्णी विहार सातवाहन काल का लेख है। गुफा 8 नौवा विहार। इसके स्तंभ शीर्ष कार्ले की तरह पशु आकृति से अलंकृत है। बरामदे में गदाधारी प्रतिहार की आकृति। गदाधारी प्रतिहारी। गुफा 15 यज्ञश्री विहार। इसमें पलंगती लगाया बुद्ध की प्रतिमा के दोनों ओर विद्याधर द्वारपाल बने हैं, उत्कीर्ण है। गुफा 17 इसमें ज्ञानी बोधि सत्व की प्रतिमा है। एरिया कृष्णगिरी की गुफा। कनेरी या कृष्णगिरी की गुफा 100 BC से 11वीं सदी। महाराष्ट्र के निकट थोड़ जिले में शालसेटी टापू पर। निर्माण शुंग सातवाहन काल। यह बेसाल्ट पत्थर से निर्मित 100 या फिर 109 गुफा है। 109 गुफा है। कहा जाता है यह बुद्ध का वास्तविक दांत सुरक्षित था। यहाँ के चैत्य का वास्तु व मूर्ति शिल्प कार्ले की अनुकृति की निर्मित है। यहाँ के चैत्य का वास्तु व मूर्ति शिल्प कार्ले की अनुकृति में निर्मित है। कनेरी और कृष्णगिरी की गुफा का टाइमिंग 10 BC से 11 BC की सदी है। महाराष्ट्र के निकट थोर जिले के शालसेटी टापू पर है और ये शुंग सातवाहन काल के टाइमिंग निर्माण हुई। यह निर्मित है बेसाल्ट पत्थर से। गुफा संख्या है 100 या 109 गुफा है। और यह कहा जाता है कि बुद्ध की वास्तविक दांत सुरक्षित है। यहाँ के चैत्य वास्तु मूर्ति शिल्प में कार्ले की अनुकृति में निर्मित है। गुफा संख्या 3 में सर्वप्रथम खोजी गई। गुफा संख्या 3 सर्वप्रथम खोजी गई प्रतिमा है 10 मुख वाले अवलोकितेश्वर बुद्ध। गुफा 41 से 14। 10 मुख वाले अवलोकितेश्वर बुद्ध। गुफा 41 या 14। वरद मुद्रा में बुद्ध की आकृति। वरद मुद्रा में बुद्ध की आकृति। पद्मासन में बुद्ध परिचारक के साथ। गुफा 90। पद्मासन में बुद्ध परिचारक के साथ। गुफा 90। अवलोकितेश्वर बुक। गुफा 66। वरद मुद्रा में गुफा की आकृति। पद्मासन में बुद्ध परिचारक के साथ। बड़े साकी गुफा 100 BC। स्थिति महाराष्ट्र के पूर्व जिले में कार्ले से 17 किलोमीटर दक्षिण में है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में कार्ले से 17 किलोमीटर दक्षिण में है। यह चैत्य गृह के द्वार पर अलंकरण का विस्तार है तथा स्तंभों के शीर्ष पर
उल्टे कमल की आकृति पर मानव का पशु आकृति है। बड़ी सखी गुफा महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। कार्ले से 17 किलोमीटर दक्षिण में है। यह चैत्यगृह के द्वार पर अलंकरण का विस्तार है तथा स्तंभों के शीर्ष पर उल्टे कमल की आकृति पर मानव व पशु आकृति है। चैत्यगृह पर अलंकरण है और स्तंभों पर उल्टे कमल की आकृति और मानव पशु आकृति है। यहाँ पे 4 गुफा है। प्रवेश द्वार पर 2 बड़े स्तंभ है, जिसके एक के शीर्ष पर हाथी तथा दूसरे के घोड़े की आकृति है। उदयगिरी व खंडगिरी की गुफा 100 BC स्थिति उड़ीसा में भुवनेश्वर से 5 मील उत्तर। उड़ीसा में भुवनेश्वर से 5 मील उत्तर पश्चिम में उदयगिरी व खंडगिरी पहाड़ी है। निर्माण खारवेल महारावल ने किया था। यहाँ 35 या 100 गुफा है। उदयगिरी में 19 है और 16 खंडगिरी में। हाथी गुफा के अभिलेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत नाम से है। यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी में हाथी गुफा है सबसे प्राचीन गुफा। मंचपुरी गुफा 2 मंजिला है। इसमें तोरण द्वार पर नाग दंपति अंकित है। रानी नूर गुफा 2 मंजिला है, सर्वाधिक अलंकृत गुफा है। मुख्य मंडप के पिछले भित्ति पर दयन वात्सवदत्ता तथा दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कथा है। तालाब में क्रीड़ा करते हाथियों का अंकन है। इसके ऊपरी मंजिल में नृत्य व संगीत का दृश्य है। प्रवेश द्वार पर जैन धर्म की मूर्तियां है। चौथी गणेश गुफा, दूसरी सर्वाधिक अलंकृत गुफा। जय विजय गुफा वृक्ष पूजा का दृश्य अंकित है। खंडगिरी की गुफा, पहले दूसरी गुफा को तातोवा गुफा कहते हैं। प्रवेश द्वार पर बेल व सिंह की आकृति बनी है। तोरण पर तोते की आकृति बनी है। गुफा 3 अनंत गुफा, सर्वाधिक अलंकृत गुफा। 6 ध्यान गुफा, 1 नैनामुखी गुफा, 8 12 भुज गुफा, 9 त्रिशूल गुफा, 10 अंबिका गुफा, 11 लतेंद केशरी गुफा। पिछली भित्ति पर महावीर पार्श्वनाथ की ऊपरी मूर्तियां हैं। उदयगिरी की गुफा 5वीं सदी स्थिति मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा नामक स्थान पर। निर्माण गुप्त काल। उदयगिरी में 20 या 9 गुफा है। 20 में से 9 गुफा शेष बची है। हिंदू धर्म से संबंधित है, एक जैन धर्म से संबंधित है। एक अन्य गुफा के कुमारगुप्त के लेख के अनुसार शंकर नामक व्यक्ति द्वारा गुफा 10 के प्रवेश द्वार पर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित किए जाने का उल्लेख है। शंकर नामक व्यक्ति। गुफा 1 में सूर्य नारायण की मूर्ति, गुफा 9 में कार्तिकेय की मूर्ति, गुफा 4 में वीणा बजाती किन्नर और शिवलिंग है। गुफा 5 वारा गुफा, वारा अवतार की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ गुफा। गुफा 6 विष्णु महिष मर्दिनी एवं गणेश की मूर्तियां। बाजा बाजागर कहा जाता है 12वीं गुफा को। तीसरी गुफा छोटी हाथी गुफा 6 में मूर्ति हाथी के प्रवेश द्वार शेर का चित्र
एक गुफा रानी गुफा 2 मंजिला गुफा है। राजा खारवेल के विजय जुलूस का अंकन मिला है। सूर्य भगवान घोड़े वाले रथ पर बैठे हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा उदयगिरी में और खंडगिरी में 15। काले की गुफा में शुंग काल की सबसे प्राचीन गुफा कही जाती है। ये जो रामपुरवा का वृषभ शीर्ष स्तंभ चंपारण बिहार से उसकी 7 फीट हाइट है। वो पत्थर में निर्मित है और लेख रहित है। और एक गज तीर्थन स्थल उत्तर प्रदेश फारुखाबाद है। लेख युक्त है। कनिष्क के टाइम महाभारत उल्लेख। निर्माण खारवेल 100 BC उड़ीसा में भुवनेश्वर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। 85 से 100 गुफा उदयगिरी में 1916 खंडगिरी में। हाथी गुफा के अभिलेख में इनका वर्णन कुमारी नाम से किया गया है। उदयगिरी खंडगिरी उदयगिरी जैन प्लस हिंदू और खंडगिरी जैन धर्म। सूर्योदय की पहाड़ी गुफा फर्स्ट गुफा रानी गुफा जो केव ऑफ क्वीन सबसे बड़ी गुफा है। 2 मंजिला है। सर्वाधिक अलंकरण गुफा मुख्य मंडप की पिछली भित्ति पर उदय वात्सदत्त तथा दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा है। तालाब में क्रीड़ा करते हाथियों का अंकन है। इसकी ऊपरी मंजिल में नृत्य व संगीत का दृश्य है। प्रवेश द्वार पर जैन धर्म मूर्तियां हैं। 2 गुफा भाजागरा गुफा है। तीसरी छोटी हाथी गुफा 4 अटकापुरी गुफा 5 जय विजय गुफा वृषभ पूजा का दृश्य अंकित है। 6 पन्ना सा गुफा 7 थकुराइन गुफा 8 पातलपुरी गुफा 9 स्वर्गपुरी मंचपुरी गुफा 10 गणेश गुफा दूसरी सर्वाधिक अलंकृत गुफा 11 जम्मेश्वर गुफा 12 थुंग गुफा लार्ज माउथ ऑफ टाइगर सर्प गुफा 14 हाथी गुफा जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य कलिंग राज्य। उदयगिरी खंडगिरी उदयगिरी की गुफा 185 फुट की है। खंडगिरी 15 जैन धर्म बलुआ 72 गुफा 1 तोतवा गुफा तोते की नक्काशी। तीसरी अनंत गुफा सर्वाधिक अलंकृत गुफा 4 तंतुड़ी गुफा 5 खेड़गिरी गुफा खंडगिरी 6 ध्यान गुफा 7 9 मुनि गुफा 8 12 भुजी गुफा 25 फिगर ऑफ तीर्थंकर 9 त्रिशूल गुफा त्रिशब्देव 10 अवलंबी गुफा 11 चलतेना केशरी गुफा 11 सेंचुरी 12 एकादशी खंडगिरी गुफा लगभग 118 फुट से